चलो, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ना, ये चैप्टर 5 है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक, यू आर वेल अवेयर दैट इट हैज मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। उसके बाद देखेंगे, द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी, दैट इज सनलाइट, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि द अर्थ सरफेस इज बीइंग continuously subjected to by external forces originating within the earth's atmosphere and by internal forces from within the earth. उसके बाद external forces are known as exogenic forces and internal forces are known as endogenic forces. ये हमें पता है। The actions of exogenic forces उसके बाद results in wearing down डिग्रेडेशन, है ना। एक्सोजेनिक फोर्सेस से डिग्रेडेशन होता है ऑफ रिलीफ या फिर एलिवेशंस, एंड फिलिंग अप होता है अग्रेडेशन, है ना। अग्रेडेशन ऑफ बेसिन्स, डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद देख लेंगे, एक डेफिनेशन है यहाँ पे, द फिनोमिनन ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। उसके बाद देखते हैं, द एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूसली एलिवेट or build up parts of the Earth's surface, and hence the exogenic forces fail to even out the relief variations of the surface of the Earth. So variations remain as long as the opposing actions of exogenic and endogenic forces continue. In general terms, endogenic forces are mainly land building forces and the exogenic forces are mainly land wearing forces, या फिर इसी को land destructive forces भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मतलब क्या है हम देखेंगे। उसके बाद देख लेंगे, द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल्स एंड bringing about changes in the configuration of the surface of the earth known as geomorphic processes. यहाँ पर एक चीज आती है, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म और एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एग्जांपल है जैसे कि डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। These have already been discussed in brief the preceding unit, हमने पहले देखा है। वेदरिंग मतलब क्या है, मास वेस्टिंग है, इरोजन, डिपोजिशन और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो ऐसे ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ते हैं, ऑप्शंस में आ जाते हैं। दिस एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर डील्ड विद in detail in this chapter. Any exogenic element of nature like water, ice, wind, etc. capable of acquiring and transporting earth materials can be called as geomorphic agents, इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे geomorphic process and geomorphic agents, especially exogenic, unless stated separately, are one and the same. उसके बाद देखेंगे, a process is a force applied on earth materials affecting the same. an agent is a mobile medium like running water है, moving ice है, masses है, मतलब moving ice masses है, wind है, waves है and currents है, which removes, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट्स अर्थ मटेरियल्स, है ना। ये सब चीज़ें वो करते हैं। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट्स एटसेट्रा कैन बी कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो ये हो गए जियोमॉर्फिक एजेंट्स। उसके बाद देखेंगे, ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स एक्टिवेटिंग all downslopes movements of matter also causes stresses on the earth's material. Indirect gravitational stresses activate wave and tide induced currents and winds. Without gravity and gradients there would be no mobility and hence no erosion. यहाँ पर ऐसा अगर नहीं होगा तो यहाँ पर इरोजन भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे देखते हैं, ऑल द मूवमेंट्स आइदर विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑकर ड्यू टू ग्रेडियंट्स फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज एटसेट्रा। ये सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। द एनर्जी एमिनेटिंग the energy emanating from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic processes. This energy is mostly generated by radioactivity, rotational and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth.
दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स होते हैं and heat flow from within induced diastrophism and volcanism in the lithosphere, है ना, कहाँ होता है लिथोस्फीयर में। उसके बाद देखते हैं डायस्ट्रोफिज्म मतलब क्या है। ऑल प्रोसेसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। जो भी प्रोसेसेस है जो कि मूव कर रही है, एलिवेट कर रही है, बिल्डअप कर रही है पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वो आती है डायस्ट्रोफिज्म के अंडर। यहाँ पर इंक्लूड क्या क्या करती है वो। Orogenic processes involving mountain building through severe folding and affecting long and narrow belts of the Earth's crust. Hyperogenic processes involving upliftment or wrapping of large parts of the Earth's crust. Earthquakes है involving local relatively minor movements. उसके बाद plate tectonics है involving horizontal movements of crustal plates. तो ये सब आ जाते हैं डायस्ट्रोफिज्म के अंदर। उसके बाद ये प्रोसेसेस आने के बाद ड्यू टू इपिरोजेनी देयर मे बी सिंपल डिफॉर्मेशन। ओरोजेनी इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ओरोजेनी इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, याद रखो। इपिरोजेनी जो है वो सिंपल डिफॉर्मेशन है, वेयर एज इपिरोजेनी इज कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। तो याद रखना, दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिल गई, माउंटेन बिल्डिंग है और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है। तो ओरोजेनी एंड इपिरोजेनी के दोनों के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई है। यहाँ पर दिया है ऑल दिस प्रोसेसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी जिसको हम बोलते हैं, चेंजेस विच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म होने के लिए पीवीटी यहाँ पर जरूरी है। वोल्केनिज्म जो है, वोल्केनिज्म इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक दैट इज मैग्मा onto or toward the earth's surface and also formation of many intrusive and extrusive volcanic forms यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखने को लिए मिलता है कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो है डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फियर डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन। सन अल्टीमेट एनर्जी है। ऑल्सो द ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स से भी यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल्स हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। फोर्सेस अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ज्योग्राफी में स्ट्रेस मतलब क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग, है ना, अगर पुश किया है या फिर पुल किया है तो स्ट्रेस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इंड्यूसेस डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस से क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल्स आर shear स्ट्रेसेस, जिसको हम सेपरेटिंग फोर्सेस यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। Beside the gravitational stress, earth materials become subjected to molecular stresses, है ना, that may be caused by a number of factors amongst which temperature changes, crystallization and melting are the most common। तो यहाँ पर most common क्या है, temperature changes, crystallization, melting, ये कॉमन चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद देखेंगे द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वेदरिंग, मास मूवमेंट्स एंड इरोजन इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑफ अर्थ मटेरियल। बॉडी ऑफ अर्थ मटेरियल में जितने भी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस होता है उसी की वजह से यहाँ पर वेदरिंग भी होती है, मास मूवमेंट्स भी होते हैं और इरोजन भी होता है। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो होता है आर द टू इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। यहाँ पर देखो ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर द जनरल टर्म, इसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। जो भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ये कवर होती है एक बड़े टर्म के अंडर जिसको डेन्यूडेशन बोलते हैं। द वर्ड डेन्यूड मीन्स टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर, है ना, किसी चीज़ को अनकवर करने के लिए इसको डेन्यूड बोलते हैं। और बाकी वेदरिंग जो है, मास वेस्टिंग, मूवमेंट्स है, इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेन्यूडेशन। तो ये सब चीज़ें फिर कहाँ पे इंक्लूड होती है, डेन्यूडेशन के। फ्लो चार्ट दिखाया गया है फिगर में 5.1 में, गिव्स डेन्यूडेशन प्रोसेसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव जो ड्राइविंग फोर्सेस करते हैं। इट शुड बिकम क्लियर from this chart that for each process there exists a distinct driving force or energy, as there are different climatic regions owing to variations in thermal gradients created by latitudinal, seasonal and land and water spread on the surface of the earth। उसके बाद exogenic geomorphic processes vary from region to region, ये भी याद रखना है, वो सब जगह पे सिमिलर नहीं होती है। Density, type and distribution of vegetation which largely depend upon
precipitation and temperature also exert influence indirectly on exogenic geomorphic processes। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर फ्लो चार्ट देखते हैं हम, यहाँ पर प्रोसेस है और यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है। तो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस में यहाँ पर प्रोसेस क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, देख लेते हैं। वेदरिंग में ड्राइविंग फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस है एंड केमिकल एक्शंस भी है। और यहाँ पर मास मूवमेंट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स बोल के काम करता है। इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी काम करती है। डेनुडेशनल प्रोसेसेस एंड देयर ड्राइविंग फोर्सेस हमने देख लिए। उसके बाद within different climatic regions there may be local variations of the effects of different climatic elements due to altitudinal differences, aspect variations and variation in amount of insolation received by north and south facing slopes as compared to east and west facing slopes। तो ये अगर चेंजेस है इंसोलेशन के, इसके वजह से भी यहाँ पर लोकल वेरिएशन जो है क्लाइमेटिक रीजन्स में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फर्दर, due to differences in wind velocity and directions, amount and kind of precipitation, its intensity, the relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing and thawing frequency, depth of frost penetration, and geomorphic processes, the geomorphic processes vary within any climatic region। तो याद रखना है geomorphic processes यहाँ पर चेंज होती रहती है इन सब फैक्टर्स की वजह से। climatic factors यहाँ पर being equal, the intensity of action of exogenic geomorphic processes depend upon type and structure of rocks के ऊपर भी है। यहाँ पर देखो, the term structure includes such aspects of rocks as folds है, faults है, orientation है and inclination of beds है, presence और absence of joints है, bedding planes है, hardness और softness of constituent minerals है, chemical susceptibility है of minerals की। उसके बाद permeability और impermeability of etc. Different types of rocks with different in their स्ट्रक्चर ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो ये जो है रैशनलाइज कंटेंट है, हम आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल में भी दिया हुआ है। तो याद रखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स with difference in their structure offer varying resistance to various geomorphic processes। A particular rock may be resistant to one process and non-resistant to another। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और जो यहाँ पर नीचे बोला गया है कि the effects of most of the exogenic geomorphic processes are small and slow and may be imperceptible in a short time span but will in the long run affect the rocks severely due to continued fatigue। यहाँ पर ये चीजें हैं। फाइनली क्या बोला गया है, इट बॉइल्स डाउन टू वन फैक्ट दैट द डिफरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू originally related to the crustal evolution continue to exist in some form or the other due to differences in the type and structure of the earth materials, differences in geomorphic processes and in their rates of operation। इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी। अब आते हैं हम वेदरिंग, ये पुरानी एनसीईआरटी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर देखेंगे वेदरिंग डिटेल में समझाई हुई है। Weathering is action of elements of weather and climate over earth materials। There are number of processes within weathering which act either individually or together to affect earth materials in order to produce them fragmental state में। weathering को यहाँ पर define किया गया है mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate। तो इसको बोलते हैं weathering। उसके बाद देखेंगे वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशनड बाय मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक टोपोग्राफिक वेजिटेटिव फैक्टर्स। क्लाइमेट इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, नॉट ओनली वेदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट बट ऑल्सो द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मैंटल भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो याद रखो, ये फिगर दिया गया है 6.2 क्लाइमेटिक रिजिम्स एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मैंटल्स एडेप्टेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम स्ट्रैको 1967। तो ये यहाँ पर दी गई है डायग्राम। आगे देखते हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। हाँ, तो वेदरिंग का क्या होता है, तो यहाँ पर देखो इसके टाइप्स है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस, है ना। तो देखते हैं केमिकल वेदरिंग में आई एम सो सॉरी, ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस विच आर सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको हम एक ट्रिक के जरिए भी यहाँ पर याद रख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन मतलब एच है ना,
ये जो ऑक्सीडेशन O है, और R मतलब यहाँ पर रिडक्शन है, और C मतलब यहाँ पर कार्बोनेशन है, और S मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन। जैसे हॉर्स होता है वैसे हम इसको हॉर्क्स बोल के भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये जो केमिकल वेदरिंग है, इसमें ये जो टाइप्स आते हैं केमिकल वेदरिंग के: सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज, डिसॉल्व और रिड्यूस देम टू अ फाइन क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शंस बाय ऑक्सीजन, सरफेस एंड सॉइल वाटर एंड अदर एसिड्स, है ना। वाटर एंड एयर भी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी है। along with heat must be present to speed up all chemical reactions, ये भी याद रखना है। और and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of plants and animals increases the quantity of carbon dioxide underground. उसके बाद these chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions in a laboratory। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड्स, और वाटर और एसिड्स और वाटर द और वाटर और एसिड विथ डिसॉल्व्ड कंटेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसमें अगर कुछ भी मिक्स हुआ है तो इसको सॉल्यूशन कहते हैं। दिस प्रोसेस जो है यहाँ पर हमने देखी है। तो सोल्यूबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स है, सल्फेट्स है एंड पोटेशियम है आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। तो यह सॉल्यूशन की वजह से नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। सो these minerals are easily leached out without leaving any residue in rainy climates and accumulate in dry regions. Minerals like calcium carbonate and calcium magnesium bicarbonate present in limestone are soluble in water containing carbonic acid. जिस भी वाटर में कार्बोनिक एसिड है उसमें सोल्यूबल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट भी और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी सोल्यूबल है, फॉर्म्ड विद एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अलोंग विद सॉइल वाटर, ग्रेटली एड्स इन दिस रिएक्शन। कॉमन सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड आल्सो रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, ये याद रखना। सोडियम क्लोराइड रॉक फॉर्मिंग मिनरल है एंड इज ससेप्टिबल टू दिस प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं कार्बोनेशन क्या चीज है। कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद मिनरल्स and is common process helping the breaking down of feldspar। ये जो होता है एंड कार्बोनेट मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कार्बोनेशन यहाँ पर किया जाता है या फिर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल एयर इज एब्जॉर्ब बाय वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड एक्ट्स एज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड की तरह यहाँ पर काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आर dissolved in carbonic acid and are removed in a solution without leaving any residue resulting in cave formation। अब ये हाइड्रेशन में हम आते हैं। तो हाइड्रेशन क्या बोलता है? केमिकल एडिशन ऑफ वाटर है मतलब हाइड्रेशन। मिनरल्स टेक अप वाटर एंड एक्सपांड, दिस एक्सपांशन causes an increase in the volume of material itself or rock। कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न्स टू जिप्सम। तो हाइड्रेशन की वजह से जो कैल्शियम सल्फेट है इसको ये वाटर को ले लेता है और जिप्सम बन जाता है, विच इज मोर अनस्टेबल देन कैल्शियम सल्फेट। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड लॉन्ग होती है। कंटिन्यूड रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस कॉज फटिग इन द रॉक्स एंड मे लीड टू देयर डिसइंटीग्रेशन। फिर इसकी वजह से रॉक टूट जाते हैं, है ना। मेनी क्ले मिनरल्स, वेल वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग एंड रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन क्रैकिंग ऑफ ओवरलेइंग मटेरियल्स। ये भी चीज़ है। सॉल्ट इन पोर स्पेसेस अंडरगो रैपिड एंड रिपीटेड हाइड्रेशन एंड हेल्प इन रॉक फ्रैक्चरिंग। रॉक को फ्रैक्चर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, द वॉल्यूम चेंजेस इन द मिनरल ड्यू टू हाइड्रेशन will also help in physical weathering through exfoliation and granular disintegration। यहाँ पर याद रखना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या बोलता है? वेदरिंग जो है केमिकल वेदरिंग, उसमें ऑक्सीडेशन एंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिनरल विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, और ऑक्सीडेशन occurs where there is a ready access to atmosphere and generate oxygenated waters। the minerals जो होते हैं most commonly involved in this process आर आयरन, मैंगनीज, सल्फर, ये सब होते हैं, तभी ऑक्सीडेशन यहाँ पर ज़्यादातर हो सकता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन
रॉक ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो ये डिसइंटीग्रेशन या फिर डिस्टर्ब हो जाता है। रेड कलर ऑफ आयन अपॉन ऑक्सीडेशन टर्न्स टू ब्राउन और येलो, है ना। When oxidized minerals are placed in an environment where oxygen is absent, reduction takes place, and such conditions exist usually below the water table in areas of stagnant water and water logged ground. Red color of iron upon reduction turns to greenish और ब्लूइश ग्रे यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। अभी हम आते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम अप्लाइड फोर्सेस है यहाँ पर, मतलब मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस है जिसपे अप्लाइड फोर्सेस काम करते हैं। तो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सपांशन फोर्सेस, वाटर प्रेशर यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉरी, हाँ, तो जो वाटर प्रेशर है ये कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस साइकिल होती है इसकी। मेनी ऑफ दिस प्रोसेस आर अप्लाइड बोथ एट द सरफेस एंड विद इन different earth materials leading to rock fracture. Most of these physical weathering processes are caused by thermal expansion and pressure release. तो याद रखना फिजिकल वेदरिंग में हम जब आते हैं तो थर्मल एक्सपांशन भी होता है, प्रेशर रिलीज भी होता है। और यहाँ पर देखो, these processes are small and slow but can cause great damage to rocks because of continued fatigue in rock suffers due to repetition of contraction and expansion. Unloading and expansion क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग जो रॉक लोड होता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इरोजन कॉज्ड वर्टिकल प्रेशर रिलीज with the result that the upper layers of the rock expand, producing disintegration of rock masses. Fractures will develop roughly parallel to the ground surface in areas curved ground surface. Arched fractures tend to produce massive sheets or exfoliation slabs of rocks. Explosion sheets resulting from expansion due to unloading and pressure release may measure hundreds or even thousands of meters in horizon extent. लार्ज स्मूथ राउंडेड डोम्स, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन डोम्स। लार्ज भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं, राउंडेड डोम्स भी होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन डोम्स। रिजल्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस, ये यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपांशन क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? तो याद रखो, ये एक लार्ज एक्सफोलिएशन डोम है ग्रेनाइट रॉक का नियर भोंगिर। ये भुवनगिरी जो है आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है। अगर ऐसे कभी पूछेंगे तो ये याद रहना चाहिए। टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपांशन, वेरियस मिनरल्स इन रॉक्स पोजेस करता है देयर ओन लिमिट्स ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमने ये देखा, बिकॉज ऑफ diurnal changes in the temperature, this internal movement among the mineral gains of the superficial layers of rock takes place regularly. This process is most effective in dry climates and high elevations where diurnal temperature changes are drastic. उसके बाद the surface layer of the rocks tend to expand more than the rock at depth, and this leads to the formation of stresses within the rock resulting in हीविंग जिसको हम बोलते हैं, एंड फ्रैक्चरिंग पैरेलल टू सरफेस, है ना। इन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट स्मूथ सरफेस्ड, है ना, राउंडेड स्मॉल टू बिग बाउल्डर्स, है ना, कॉल्ड टॉर्स, इनको हम टॉर्स बोलते हैं, फॉर्म ड्यू टू सच एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन तो बनता ही है, और एक्सफोलिएशन के बाद क्या बनता है? तो टॉर्स बनते हैं, है ना। उसके बाद फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, ये क्या चीज़ है? तो फ्रॉस्ट वेदरिंग occurs due to growth of ice within pores and cracks of rocks during repeated cycles of freezing and melting. उसके बाद देखते हैं glacial areas are subject to frost wedging daily. In this process, the rate of freezing is important है. Rapid freezing of water causes its sudden expansion and high pressure. सॉल्ट वेदरिंग क्या चीज़ है? तो सॉल्ट वेदरिंग इन रॉक्स एक्सपांड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है, याद रखना। सॉल्ट है इसीलिए इसको केमिकल में हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मेनी सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम have a tendency to expand. Expansion of these salts depends on temperature and their thermal properties. High temperature ranges between 30 to 50 degrees Celsius of surface temperature in deserts favor such salt expansion. Salt crystals in near surface pores, है ना, ये कॉज करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स विद इन रॉक्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ होते हैं,
This process falling off of individual grains may result in granular disintegration और granular foliation भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. In areas with altering wetting and drying conditions, salt crystal growth is favored and the neighboring grains are pushed aside. यहाँ पर सोडियम क्लोराइड and gypsum crystals in deserts areas heave up and overlaying layers of materials and with the result polygonal cracks develop all over the heaved surface, है ना. लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, नीस, ग्रेनाइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं हम. उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी से वेदरिंग होती है, ये सब चीज़ें हम आगे देख ही लेंगे, है ना. मास मूवमेंट्स क्या चीज़ है ना. उसके बाद हम 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हम एक टॉपिक कवर करेंगे मास मूवमेंट्स का. और बायोलॉजिकल वेदरिंग तो हमें पता है, बायोलॉजिकल सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों से बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है. अभी हम मास मूवमेंट्स को देख लेते हैं. दिस मूवमेंट्स ट्रांसफर, 1 मिनट, इसको हाईलाइट मैं कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए. दिस मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रीज डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के अंडर यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देती है मास मूवमेंट्स, है ना. ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे. और अगर बाद में देखेंगे, दैट मीन्स एयर, वाटर एंड आइस डू नॉट कैरी डेब्रीज विथ देम from place to place, but on the other hand, the debris may carry with it air, water, or ice. The movements of mass may range from slow to rapid, affecting shallow to deep columns of materials and induce creep, है ना, flow, slide and fall. यहाँ पर gravity exerts its force on all matter, both bedrock and produces weathering. तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रेदर देन ओवर अनवेदर्ड मटेरियल्स. तो जो वेदर्ड स्लोप्स होते हैं उन पे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने के लिए मिलती है. इसको एडेड कोई कौन सी चीज़ें करती है, तो बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, करंट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट. याद रखना, ये अच्छा स्टेटमेंट है. मास मूवमेंट्स में ग्रेविटी के अलावा और कोई चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करती है. यहाँ पर आगे देख सकते हैं हम कि वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से, थिनली बेडेड रॉक से, फॉल्ट से, स्टीपी ड्रिपिंग बेड से, वर्टिकल क्लिप से, स्टीप स्लोप से, एबंडेंट प्रेसिपिटेशन एंड टोरेंशियल रेन्स एंड स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन फेवर्स मास मूवमेंट. तो ऐसी अगर कंडीशन से तो वहाँ पर मास मूवमेंट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलती है. सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेस प्रीसीड मास मूवमेंट्स. दे आर रिमूवल ऑफ, क्या है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल above through natural or artificial means, increase in gradients and higher height of slopes, overloading through addition of materials naturally or by artificial filling, overloading due to heavy rainfall, saturation and lubrication of slopes material, removal of material or load from over slope surface, occurrence of earthquakes, explosions and machinery, excessive natural seepage है, heavy drawdown है of water from lakes, reservoirs या फिर rivers leading to slow outflow of water from under the slopes of river banks. उसके बाद indiscriminate removal of natural vegetation. ह्यू, तो ये ह्यू का एक क्या कॉन्सेप्ट है ये हम देख लेते हैं. तो ह्यू का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखेंगे. ह्यू, heaving up of soils due to frost growth and other causes. Flow and slide are, है ना, flow and slide क्या है ये, 3 forms of movements है, hew, flow and slides. तो ये सब चीज़ें है. relationship among different types of mass movements, their relative rates of movement and moisture limits, ये सब चीज़ें यहाँ पर. उसके बाद मास मूवमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द मेजर क्लासेस, जैसे कि यहाँ पर स्लो मूवमेंट्स है, रैपिड मूवमेंट्स है, लैंडस्लाइड्स है. ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं. तो हम पहले देखते हैं स्लो मूवमेंट्स क्या है. तो क्रीप जो है ना, जो क्रीप है, वन टाइप अंडर दिस कैटेगरी विच कैन अकर ऑन मॉडरेटली स्टीप सॉइल कवर्ड स्लोप्स. मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज एक्सट्रीमली स्लो एंड imperceptible except through extended observation. Depending upon the type of material involved, several types of creep, that is soil creep, talus creep, उसके बाद rock creep, rock glacier creep,
ये कैन बी आइडेंटिफाइड हो सकते हैं यहाँ पर। ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन क्या है, इन विच इन्वॉल्व स्लो डाउन स्लोप फ्लोइंग सॉइल मास और फाइन ग्रेन रॉक डेब्रीज सेचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विथ वाटर, इसको बोलते हैं हम सॉलिफ्लक्शन, मतलब पानी के साथ साथ ऐसे बहना। दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉमन इन मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज। कौन से चीज़ों में है ये, मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज में, वेयर सरफेस मेल्टिंग ऑफ डीपली फ्रोजन ग्राउंड एंड लॉन्ग कंटिन्यूड रेन रिस्पेक्टिवली ऑकर फ्रिक्वेंटली। ये सब चीज़ें रैपिड मूवमेंट्स में क्या होता है, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये चीज़ें देखने के लिए प्रिवेलेंट है। occur were gentle to steep slopes, movement of water saturated clayey or silty earth materials down low angle terrace hillside is known as earth flow। तो इसको बोलते हैं अर्थ फ्लो। उसके बाद मड फ्लो क्या है, अनदर टाइप इज मड फ्लो। इन द absence of vegetation cover and with heavy rainfall, thick layers of weathered materials get saturated with water and either slowly or rapidly flow down along definite channels। तो इसको बोलते हैं मड फ्लो। उसके बाद देखते हैं थर्ड टाइप जो है डेब्रिज एवलांचे, है ना, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमिड रीजन्स विथ और विदाउट वेजिटेशन। उसके बाद कवर करता है ये एंड अकर इन नैरो ट्रैक्स ऑन स्टीप स्लोप्स। दिस डेब्रिज एवलांचे कैन बी मच फास्टर देन द मड फ्लो। तो मड फ्लो से भी ज़्यादा फास्ट होता है ये डेब्रिज एवलांचे। डेब्रिज एवलांचे इज सिमिलर टू स्नो एवलांचे। ये सिमिलर किसके साथ है, स्नो एवलांचे। एंडीज माउंटेन्स में क्या होता है, साउथ अमेरिका में, द रॉकीज माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, देर आर फ्यू वोल्केनोज which erupted during the last decade and very devastating mud flows occurred down their slopes during eruption as well as after eruption। ये सब चीज़ें हैं। लैंडस्लाइड्स हमें पता है, लैंडस्लाइड्स भी होती रहती है ना। ये देखो यहाँ पर स्लम्पिंग ऑफ डेब्रिज विद बैकवर्ड रोटेशन। तो ये ऐसे बैकवर्ड रोटेशन में ऐसे 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 गिर जाती है। इनिशियल पोजीशन है स्लम्प बॉडी शोइंग बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल्स, ऐसे नीचे आ जाती है, फिर लैंडस्लाइड हो जाती है। स्लम्प क्या है, स्लम्प मतलब स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिज विद बैकवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्लोप और विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस, है ना। तो इसको बोलते हैं हम स्लम्प। उसके बाद यहाँ पर देखो रॉक स्लाइड भी है, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक वगैरह। उसके बाद देख सकते हैं हम रॉक फॉल सकर फ्रॉम द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द रॉक, ये सब चीज़ें हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये हमने देखा था, अभी हम आ गए हैं हमारे नए बुक में जो कि 40 नंबर पे हमने छोड़ा था। आगे देखते हैं हम वेदरिंग वगैरह सिग्निफिकेंस, ये देखा, मास मूवमेंट्स हमने देखा, लैंडस्लाइड देखी, है ना। तो उसमें क्या था, देखो मास मूवमेंट्स के जो टाइप्स थे ना, वो रैपिड वगैरह मूवमेंट्स, स्लो मूवमेंट, वो सब रैशनलाइज किया गया था, वो देखा हमने, ये भी देखा। आगे चलते हैं हम, तो हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे rock falls occur from the superficial layer of the rock face and occurrence of distinguish it from rock slides which affects, क्या करता है ये, which affects करता है materials up to substantial depth, है ना। उसके बाद इन our country, बॉक्स इंपॉर्टेंट है, बॉक्स को देख लेते हैं। इन आवर कंट्री डेब्रिज एवलांचे जो होते हैं लैंडस्लाइड ऑकर्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन द हिमालयाज। यहाँ पे देखो द स्लोप्स आर वेरी स्टीप कंपेयर टू द हिमालयाज। द नीलगिरी बॉर्डरिंग तमिलनाडु कर्नाटका, उसके बाद केरला एंड वेस्टर्न घाट्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट आर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल है एंड मोस्टली जो है मेडअप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स। और हिमालयाज में क्या है, वो टेक्टोनिकली एक्टिव है ना, और वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक है वगैरह, सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स है, तो वहाँ पर स्लोप्स वेरी स्टीप है। उसके बाद many slopes are steeper with almost vertical cliffs and escarpments in the western Ghats and Nilgiris. Mechanical weathering due to temperature changes and ranges is pronounced, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी देखते हैं हम इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इरोजन एंड डिपोजिशन यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर हम चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन and transportation of rock debris when massive rocks break into smaller fragments through weathering and any other process। erosional geomorphic agents like running water है, groundwater है, glaciers है, wind है, waves है, remove and transport it to other place depending upon the dynamics of the each of these agents। तो abrasion नाम का एक चीज होती है, abrasion by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in erosion, है ना। weathering, mass wasting and
इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस, याद रखना है वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजनल जो होता है ये डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस है। उसके बाद देखो कि एज इंडिकेटेड इन फिगर 6.1 डिनुडेशनल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी, हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था, है ना। दे रिप्रेजेंट 3 स्टेजेस ऑफ मैटर, गैसियस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। तो ग्लेशियर वगैरह ऐसे यहाँ पर इसके एजेंट काम करते हैं। उसके बाद द वर्क ऑफ द अदर टू एजेंट्स, इरोजन वेव्स एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। तो याद रखना जो वेव्स है और जो ग्राउंड वाटर है, इनमें क्लाइमेट जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद देखो नीचे हम आते हैं, इफ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सोल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली, देन कास्ट टोपोग्राफी जो है ये डेवलप हो जाती है। उसके बाद डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, डिपोजिशन क्या है, ये इरोजन का कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद देखो डिपोजिशन को इन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट, ये अपने आप हो जाता है, कॉन्सिक्वेंस है ये इरोजन का। By deposition, depressions get filled up. The same erosional agents which are running water, glaciers, wind waves, and groundwater acts as aggradational and or depositional agents also ऐसे काम करते हैं। उसके बाद एक बॉक्स आता है, there is a shift of materials in mass movements as well as erosion in from a place to other place. So why cannot both are treated as one and the same? तो ये क्वेश्चन हमें देखना होगा। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है यहाँ पर बहुत अच्छे से दी है। Soil is a dynamic medium in which many chemical, physical, and biological activities go on constantly. Soil is a result of decay. It is also the medium for growth. is यहाँ पर हम देख सकते हैं, it is changing and developing body भी है। It may be alternatively cold or warm, dry or moist, यहाँ पर देख सकते हैं हम। Organic matter increases when leaves fall or grasses dies, है ना। Process of soil formation, तो सॉइल फॉर्मेशन और इसको बोलते हैं हम पेडोजेनेसिस, है ना। हमने पेट्रोलॉजी पढ़ा था, वैसे ही पेडोजेनेसिस है ना। तो डिपेंड्स फर्स्ट ऑन वेदरिंग, तो वेदरिंग पे ये पहले से डिपेंड होती है। इट इज दिस वेदरिंग मेंटल, है ना, डेप्थ ऑफ वेदर्ड मटेरियल विच इज द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल टू फॉर्म। फर्स्ट द वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स आर colonized by bacteria and other inferior plant bodies like mosses and lichens, है ना। ये सब चीज़ें भी देखी हमने। प्लांट रूट्स जो है पेनिट्रेट डाउन होते हैं, फिर बोरोइंग एनिमल्स ब्रिंग अप पार्टिकल्स, उसके बाद मास ऑफ मटेरियल बिकम्स पोरस एंड स्पॉन्ज लाइक विद द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड टू परमिट द पैसेज ऑफ एयर, एंड फाइनली अ मैच्योर सॉइल अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्स, है ना। ये सब होता है। पेडोलॉजी इज सॉइल साइंस। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो इसका पेरेंट मटेरियल है, टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है और टाइम क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स है। पेरेंट मटेरियल में हम देखेंगे तो पेरेंट मटेरियल पैसिव कंट्रोल करता है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट मटेरियल कैन बी कैन बी in situ or on-site weathered rock debris, residual soils and transported deposits, transported soils. Soil formation depends upon the texture, जो कि साइज ऑफ डेब्रीज है उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर जो कि डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स पार्टिकल्स ऑफ डेब्रीज एज वेल एज मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक डेब्रीज और डिपॉजिट्स। उसके बाद देखते हैं देर में बी differences in soil over similar bedrock and similar bedrocks may have similar soils above them। उसके बाद देखते हैं कि in case of some limestone areas where the weathering process are specific and peculiar, soils will show clear relation with the parent rock। तो यहाँ पर ऐसे दिख सकता है। टोपोग्राफी मतलब क्या देखते हैं यहाँ पे, टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल्स इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं हम एक्सपोजर ऑफ सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल्स टू सनलाइट and the amount of surface and subsurface drainage over and through the parent materials। यहाँ पर सॉइल्स विल बी थिन और स्टिप स्लोप एंड थिक और फ्लैट अपलैंड एरियाज में हो सकती है। उसके बाद देखते हैं वेरी फेवरेबल, कुछ चीज़ें होती है जैसे कि यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल, कहाँ क्या दिया है, जेंटल स्लोप्स के ऊपर दिया है। उसके बाद दिया है कि सॉइल और फ्लैट एरियाज में डेवलप अ थिक लेयर ऑफ क्ले with good accumulation of organic matter giving the soil dark color। तो यहाँ पर डार्क कलर सॉइल को कहाँ मिलता है, accumulation of organic matter, ये यहाँ पर डार्क कलर दे देता है।
क्लाइमेट क्या करता है यहाँ पे? क्लाइमेट इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन. द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व soil development are moisture in the form in the terms of its intensity, frequency and duration of precipitation, evaporation and humidity, temperature in terms of seasonal and diurnal variations. Excess of water helps in the downward transportation of soil components through the soil, that is elevation. याद रखो, soil components through the soil elevation, and deposits like deposit the same down below elevation. In climates like, I'm so sorry, wet equatorial rainy season areas with high rainfall, not only calcium, sodium, magnesium, potassium, etc., but also a major part of silica is removed from the soil. उसके बाद removal of silica from the soil is known as desilication, है ना? ये हो गया. उसके बाद देखते हैं हम ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है. हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन एक्सीड होता है प्रेसिपिटेशन से, एंड हेंस ग्राउंड वाटर जो है ब्रॉट अप टू सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन. इन द प्रोसेस the water evaporation leaving behind salts in the soil. तो such salts form into crust is a soil known as hard pans. तो ऐसी कोई soil बनी है तो इसको hard pans बोला जाता है. In tropical climate and in areas with intermediate precipitation conditions, calcium carbonate nodules जिसको हम कंकर बोलते हैं ये बन जाते हैं. Chemical activity जो है increased in higher temperatures, reduced in cooler temperature with an exception of carbonation. Exception क्या है? Carbonation. And stops freezing conditions. That is why tropical soils with higher temperatures show deeper profiles, and in the frozen tundra region soil contain largely mechanically broken materials. Biological activity यहाँ पर हम देखते हैं. Vegetative cover, organisms occupy, ये सब चीज़ें करते हैं. उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है शो ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल एंड कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट्स. ह्यूमस accumulates in the cold climate as bacterial growth is slow. उसके बाद with the undecomposed organic matter, because of low bacterial activity, layers of peat develop in subarctic और टुंड्रा क्लाइमेट्स यहाँ पर बन जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो याद रखो अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसीजर क्या है. In humid tropical equatorial climates, bacterial growth and action is intense. Dead vegetation is rapidly oxidized, leaving very low humus content in the soil. Further, bacteria and other soil organisms take gaseous nitrogen यहाँ से लेते हैं from the air and convert it into a chemical form that can be used by plants. तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो राइजोबियम हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यहाँ पर काम करता है. इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक एंट्स है, टर्माइट्स है, अर्थवर्म्स है, रोडेंट्स है इज मैकेनिकल, बट इट इज नेवरदलेस important in soil formation as they rework the soil up and down. In case of earthworms, as they feed on soil, the texture and chemistry of the soil that comes out of their body changes. टाइम क्या करता है यहाँ पर? तो टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन. द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस जो होती है ऑपरेट करती है, डिटरमाइन करती है मैचुरेशन ऑफ सॉइल्स एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट यहाँ पर करती है. Soils developing from recently deposited alluvium or glacial till are considered young, and they exhibit no horizons or only poorly developed horizons. No specific length of time in absolute terms can be fixed for soils to develop and mature. ऐसा कोई बता नहीं सकता है. तो इस तरह से हमने ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म किया है जो कि लैंडफॉर्म के बारे में था, और लैंडफॉर्म में भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस नाम का ये चैप्टर यहाँ पर हम ख़त्म करके फिनिश करके अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया है. थैंक यू.